Yes, very, very good evening to all of you, my dear students. Very, very good evening to everyone. So, in our previous class, I have told you that we have to start with Minerva Mills Limited, right? मैंने आपको एक केस लॉ लिखवाया था. That is, मैं लिख देता हूँ Minerva Mills Limited versus Union of India. Amit and Shahrukh, be careful next time. 1980 Supreme Court, you are late today. ठीक है, चलो. So that is delivered by Y.V. Chandrachud, Chief Justice. Y.V. Chandrachud, Chief Justice. It was 5 judges bench. It was 5 judges bench. Okay. तो यहाँ पर मैंने आपको कल कुछ बताया था. So 42nd Amendment Act was challenged. It's the same as 2000 mini constitution. That was challenged. अब चैलेंज किस ग्राउंड पर हुआ था? चैलेंज इस ग्राउंड पर हुआ दैट इन्होंने आर्टिकल 31C दैट वाज अमेंडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट, और यहां पे ये बोला गया कि आर्टिकल 39 क्लॉज बी एंड क्लॉज सी के हिसाब से अगर आप कोई भी लॉ बनाते हो एंड दैट लॉ इज वायलेटिव of Article 19 and Article 14, that it will not affect such law and such law will be a valid law, and the parliament has unlimited power in order to make such laws. तो यहां पर इसको चैलेंज कर दिया गया ये कहते हुए कि भाई पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है, वो कुछ भी नहीं देख सकता, वो अपना कुछ भी अमेंड कर सकता है. तो यहां पर सेक्शन 4 and section 55 of 42nd Amendment Act that was challenged, और इसको लेटर ऑन अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया. तो जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी थी वो सेक्शन 4 की और सेक्शन 55 की, किससे रिलेटेड? ऑफ 42nd Amendment Act that was challenged in this Minerva Mills case. तो यहां पे ये बोला गया कि ये जो सेक्शन 4 ऑफ 42nd अमेंडमेंट एक्ट है, इससे हम आर्टिकल 31C ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आए. एक बार आप आर्टिकल 31C भी निकालो. टेक आउट आर्टिकल 31C इन योर बेयर एक्ट. जस्ट अ मोमेंट, आई विल शो यू ओवर हियर. दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 31C. देखो ये कह रहा है सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, राइट. ये भी मतलब यहाँ पर ये आया है इंस्टीट्यूटेड बाय 25th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है. सब्स्टिट्यूटेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ये 4th है. अब इसका 4th देखते हैं, यहाँ पे लिखा होगा that notwithstanding anything contained in Article 13, no law giving effect to the policy of the state towards securing all, यहाँ से ये जो 4th है ना, ये all or any of the principles laid down in Part 4, मतलब ये डीपीएसपी को ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं. पार्ट 4 में क्या है? डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. दोबारा से पढ़ो इसको. ये क्या कह रहे हैं? इट हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड बाय दिस. इसके अलावा कुछ और था वहां पे, देखो यहाँ लिखा हुआ है दैट यहाँ क्या था? सब्स्टिट्यूटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट एक्ट, इतना इन 1976, द प्रिंसिपल्स स्पेसिफाइड इन क्लॉज बी और सी ऑफ आर्टिकल 39. बट अब वो सब्स्टिट्यूट करके इन्होंने ऑल कर दिया, ठीक है, ऑल ऑफ पार्ट 4. दोबारा से पढ़ो उसको. यहां लिखा हुआ है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन आर्टिकल 13, ठीक है, कि नॉट विथ स्टैंडिंग आर्टिकल 13 में कुछ भी लिखा हो. आर्टिकल 13 में क्या लिखा हुआ है कि स्टेट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकता जिससे हमारे फंडामेंटल राइट्स
वायलेट होते हो, और अगर बनाता है तो फिर वो वॉइड होगा, वो वाला लॉ। ठीक है, तो कह रहे नॉट विथ स्टैंडिंग, उसमें कोई मतलब नहीं। नो लॉ गिविंग इफेक्ट टू द पॉलिसी ऑफ द स्टेट टूवर्ड्स सिक्योरिंग, ठीक है, इसको ऐसे पढ़ो, लॉ गिविंग इफेक्ट, इसको ऐसे पढ़ो, ठीक है, नो को अभी हटा दो, इसको ऐसे पढ़ो, लॉ गिविंग इफेक्ट टू द पॉलिसी ऑफ स्टेट टूवर्ड्स सिक्योरिंग all or any of the principle laid down in part 4 shall be deemed shall be deemed not be void। अब यहाँ पे not ऐड कर दो अगर आपको करना हो तो, कि वो लॉ shall not be deemed to be void, कि वो लॉ void नहीं होगा अगर वो लॉ आपने डीपीएसपी के लिए बनाया है और वो डीपीएसपी आर्टिकल 13 को वायलेट कर रहा है तो। समझ में आया? दोबारा समझाऊं? दिया? रिपीट कर देता हूं, मैं दोबारा समझा दूंगा, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे देखो, ये कह रहा है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन आर्टिकल 13, ठीक है, कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आर्टिकल 13 में क्या लिखा है। आगे लिखा है लॉ गिविंग इफेक्ट टू द पॉलिसी ऑफ द स्टेट, कि ऐसा लॉ जो गिविंग इफेक्ट टू द पॉलिसी ऑफ द स्टेट टूवर्ड्स सिक्योरिंग ऑल और एनी ऑफ द प्रिंसिपल लेड डाउन इन पार्ट 4 शैल नॉट बी डीम्ड टू बी void। यहाँ पे शैल बी डीम्ड लिखा हुआ ना, शैल नॉट, क्योंकि मैंने नो पढ़ा नहीं था पहले, अब नो पढ़ लो, कि जस्ट बिकॉज वो लॉ हम लेकर आए हैं डीपीएसपी के लिए तो वो लॉ वॉइड नहीं होगा अगर वो आर्टिकल 13 को वायलेट कर रहा है तो पहले तो 39 बी और सी था, बट इन्होंने सारे ही जोड़ दिए, तो एक तरह से आपको लग नहीं रहा कि डीपीएसपी को ज्यादा महत्व दे रहे हैं फंडामेंटल राइट से, राइट? Over here, don't you think that there is more importance is given to the article, to the this DPSP part 4, है ना, राइट? तो ये चीज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करा गया बाय मिनर्वा मिल। तो वहां बोला गया कि यहाँ पे कोई सुपीरियोरिटी नहीं है, रादर देर इज अ हार्मनी बिटवीन डीपीएसपी एंड द फंडामेंटल राइट। तो ये वाला पोर्शन ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करा गया इन मिनर्वा मिल 1980। मैं अभी दोबारा से बताऊंगा, बट ये पॉइंट समझ में आया, 39C समझ में आया? आगे भी पढ़ लो। On the ground that it is inconsistent with or takes away abridges any rights conferred by the article 14 or article 19, ठीक है? आगे लिखा है एंड नो लॉ कंटेनिंग अ डिक्लेरेशन दैट इट इज फॉर गिविंग इफेक्ट टू सच पॉलिसी शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑन द ग्राउंड दैट इट डज नॉट गिव इफेक्ट टू सच पॉलिसी, कि ऐसा लॉ कोई सा भी क्वेश्चन में नहीं आएगा, राइट, दैट विल नॉट बी चैलेंज्ड। तो यहाँ पे इन्होंने दे हैव गिवन द सुपीरियोरिटी टू द डीपीएसपीज, तो दिस वाज चैलेंज। तो सेक्शन 4 जो था ऑफ 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें जिसकी वजह से आर्टिकल 31C में अमेंडमेंट करा गया, राइट, तो यहां पे बोला गया दैट दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। समझ में आया? इज इट क्लियर? तो इसमें एक पॉइंट लिख लो, मैं आपको लिखवा देता हूं। सेक्शन 4 सेक्शन 4 ऑफ द 42nd अमेंडमेंट एक्ट of the 42nd Amendment Act were challenged in were challenged and had amended, नहीं इसको ऐसे लिखो, 44 section 4 of the 42nd Amendment Act were challenged which had amended 31C article, या इसको लिखो article which had amended article 31C of the constitution to accord precedence
to accord precedence to the DPSP in part 4 of the Constitution over the fundamental rights over the fundamental rights of individual in part 3 ठीक है। तो यहां पर क्या इंपॉर्टेंस दी गई, किसको? डीपीएसपी को दी गई ओवर द फंडामेंटल राइट। ठीक है, समझ में आया? अमित क्लियर? दीपांशी, गुलफिशा, ईशानी, नतीशा, रूपल, सलोनी, शैली, प्रिया, तृप्ति, एवरीवन प्लीज टेल मी इफ यस गिव मी अ थम्स अप। ऑनलाइन स्टूडेंट, सलोनी ठीक है, दिया ठीक है, तृप्ति ठीक है, प्रिया ठीक है, रूपल ठीक है, गुलफिशा ठीक है, वेरी गुड। इसको आगे लिखो। सेक्शन 55 और द सेम 42nd अमेंडमेंट एक्ट की बात कर रहा हूं। सेक्शन 55 also declared that there would be no limitation, that there would be no limitation whatever on the power, no limitation whatever on the power of parliament, on the power of parliament to amend the constitution, ठीक है। तो इन्होंने डिक्लेयर करा कि कोई लिमिटेशन ही नहीं है किसके ऊपर? पावर किसकी? पार्लियामेंट की। तो देयर शैल बी अ लिमिटेशन ना, राइट? लिमिटेशन कौन सी? जो कॉन्स्टिट्यूशन की है, इंप्लाइड लिमिटेशन, दैट इज ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ गाइडेड पावर, राइट? जो कि हमारा बेसिक एसेंस है, बेसिक स्ट्रक्चर है। यू आर लिमिटेड टू दैट, यू कैन नॉट वायलेट दैट बेसिक स्ट्रक्चर, है ना? तो इसमें यही है। तो आगे लिखो, द सुप्रीम कोर्ट declared the Supreme Court declared section 4 and section 55 of the 42nd Amendment Act as unconstitutional. Further, write down, it further endorsed and evolved the basic structure doctrine, of the constitution, ठीक है। समझ गए कि यहां पर डीपीएसपी को ज्यादा पावर दे दी, राइट? और हम ये कहते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर कहता है कि भाई किसी के पास ज्यादा पावर नहीं है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, राइट? ओके, तो इसमें एक और पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पैरा। हाँ बोलो। यहाँ ये लिखा दैट इट फर्दर एंडोर्स्ड and evolve the basic structure doctrine of the constitution. endorse का मतलब होता है कि आपने उसमें लिख दिया गया हो, राइट? कि मैं एंडोर्समेंट कर रहा हूं। और evolve क्यों फर्दर और evolve हो रही है? we cannot define it, but I can write certain things which can be further explained. okay, तो इसमें एक पॉइंट और ऐड करो, write down one more point, that the court held that by giving a general superiority, held that by giving
by giving the general superiority to all DPSP upon article 14 and 19. The parliament was reading, और मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था, दैट वाज इन ड्यूरेशन इमरजेंसी। इमरजेंसी, वेरी गुड। अमित सर, यस सर, यस। क्या हुआ था इमरजेंसी वाले टाइम? हाँ, कितने क्वेश्चन आए? क्या हुआ था इमरजेंसी में बेटा, आप बताओ। नहीं पता ना? गुड जॉब। बताओ, आप बताओ क्या हुआ इमरजेंसी? उनके राइट्स कर्टेल करे जा रहे थे, उनके राइट्स उनको यूज नहीं करने दे रहे थे इमरजेंसी सिचुएशन में। ठीक है, तो वहां पर इनके जो राइट्स थे, MICR के तहत काफी लोगों को डिटेन किया गया था। यस, काफी लोगों को डिटेन भी करा गया था, एब्सोल्युटली करेक्ट। इमरजेंसी, नहीं नहीं, इमरजेंसी क्यों लगाई? क्योंकि पॉलिटिकल मिसबैलेंस हो रहा था बहुत ज्यादा। तो वहां पर कुछ ऑपोजिशन के लीडर्स को ये चाहते थे कि उनको हम जेल में डालें, बट ऐसा कोई एक ये लॉ लेकर आए जिसकी वजह से इन्होंने इमरजेंसी लगा दिया कि वो ऑपोजिशन के लीडर्स अब कुछ बोल नहीं पाए। तो इंदिरा गांधी का ये एक वो था, क्या नाम है, एक हथकंडा आप कह सकते हैं, राइट। तो हालांकि ये ज्यादा पूछते नहीं है, बट यस, मैं अभी आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये इमरजेंसी के दौरान इसलिए आया था। क्यों? क्योंकि वो लॉज बना रही थी DPSP के आड़ में, और दैट वाज नॉट बेनिफिटिंग द पीपल एट लार्ज। तो इसलिए इसको हमने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करा। समझ में आया? क्योंकि पार्लियामेंट तो इंदिरा गांधी जी की जेब में उस टाइम पे, राइट। चलो आगे बढ़ते। द पार्लियामेंट वॉज रीडिंग द पार्लियामेंट वॉज रीडिंग a general conflict between fundamental rights and DPSP, which actually does not exist, does not exist, which actually does not exist, and therefore by giving a general superiority, and therefore by giving a general superiority to DPSP upon fundamental right, the harmony between the two, the harmony between the two being upset, and moreover it was not needed. Moreover, it was not needed, की जरूरत भी नहीं थी उसकी, right? Write down further the harmony between the fundamental right, the harmony between the fundamental right and DPSP is the bedrock, of Indian Constitution, of Indian Constitution. Hence, the 42nd Amendment Act, hence 42nd Amendment Act was is
अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ब्रैकेट में लिखना सेक्शन 5 एंड सेक्शन 4 है ना, सेक्शन 4 है 5 है, 4 है, सेक्शन 4 एंड सेक्शन 55 ऑफ 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो पूरा 42nd को डिक्लेयर नहीं करा अनकॉन्स्टिट्यूशनल, पूरे को नहीं करा। एंड शायद आपको पता होगा दैट 42nd अमेंडमेंट एक्ट इज आल्सो नोन एज व्हाट, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि उसमें बहुत सारे चेंजेस करे थे। अब एक और क्वेश्चन की 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया कब? हम्म, अभी देखा होगा ना, दैट इज 1976। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट से सबसे बड़ी चीज क्या आई, बताओ? What they have added, the major thing? प्रियम्बल में तो वर्ड्स ऐड करे हैं, उस पे भी आएंगे, अभी प्रियम्बल पे आएंगे, और हम प्रियम्बल मेरे को लगता है 1 या 2 क्लास में शुरू कर देंगे। ठीक है, राइट। फंडामेंटल ड्यूटीज, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो फंडामेंटल ड्यूटीज, अब फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ पे दे रखा है? फंडामेंटल ड्यूटीज, हाँ, अच्छा, वेरी गुड नतीशा एंड एवरीवन ऑनलाइन स्टूडेंट्स। 51A पार्ट 4A, ठीक है, पार्ट 4A में दे रखा है। अब इसको पढ़ते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ते हैं, बाद में पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स वगैरह, डीपीएसपी वगैरह बाद में पढ़ेंगे, अभी फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ते हैं। हाँ, 11 है, ठीक ठीक। अब पढ़ने से पहले आप मुझे बताओ फंडामेंटल ड्यूटीज का मतलब क्या होता है? वाई डू वी रिक्वायर फंडामेंटल ड्यूटीज, और अगर जरूरत है तो लिखा क्यों? वाई देयर वाज अ नीड ऑफ राइटिंग इट इन द बेयर एक्ट, बेयर एक्ट एज इन द कॉन्स्टिट्यूशन? ठंडा लग रहा है आपको? बताओ। सर राइट्स है तो ड्यूटीज भी होनी चाहिए, और सिटीजन्स का भी लॉ अबाइडिंग सिटीजन ड्यूटीज परफॉर्म करनी चाहिए। तो आप कह रहे हो कि सर जहां पे राइट है वहां पे ड्यूटी भी है, मेरे पास राइट है तो मेरी ड्यूटी भी है, राइट, है ना? मेरे पास राइट है तो आपकी ड्यूटी है। आपकी क्या ड्यूटी है? कि मेरे राइट को अफेक्ट नहीं करोगे। मेरा राइट है घूमने का, आपकी ड्यूटी कि आप मेरे को, मेरे आगे आओगे नहीं, है ना? मेरा राइट है पढ़ाने का, आपकी ड्यूटी है कि आप पढ़ोगे, राइट, अननेसेसरी सवाल नहीं करोगे, अननेसेसरी नहीं करोगे। अगर नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है, तो वो आप सवाल करोगे, राइट। सो एब्सोल्युटली करेक्ट मिस नतीशा, दैट वेयर एवर देर इज अ राइट देर इज अ कॉरेस्पॉन्डिंग ड्यूटी, कि जहां कहीं भी एक राइट है वहां पर एक कॉरेस्पॉन्डिंग ड्यूटी भी है, एंड दिस इज कॉल्ड अ परफेक्ट राइट। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड परफेक्ट राइट। अब जैसे मान लो कि ए का एक राइट है, ठीक है, अब बी हैज अ ड्यूटी, ठीक है, तो ऐसे ही अगर बी का ड्यूटी है, ड्यूटी क्या है? कि वो ए के राइट को अफेक्ट नहीं करेगा, ऐसे ही ए का ड्यूटी है कि वो बी के राइट को अफेक्ट नहीं करेगा। सो ए कैन एंजॉय हिज राइट, but at the same time he should also have the corresponding duty, that he should not interfere in any other's right of enjoyment, right? यही कॉन्सेप्ट तो टॉट का भी है। टॉट क्या कहता है? कि मेरा अगर राइट है एंजॉय करने का, मेरा अगर मन करता है गाड़ी में म्यूजिक चलाने का, तो मैं गाड़ी की म्यूजिक लाउड नहीं करूंगा कि दूसरे को अफेक्ट हो। ये मेरी ड्यूटी है ना, बट मेरा राइट क्या है? कि मैं गाड़ी को आराम से सुन सकता हूँ,
मतलब म्यूजिक सुन सकता हूँ, मैं ड्राइव कर रहा हूं, मेरा राइट है कि मैं ड्राइव करूं, बट मेरी ड्यूटी भी तो है कि मैं एक्सीड ना करूं, राइट। इफ आई हैव अ राइट आई हैव अ ड्यूटी ऑल्सो। तो ये जो ड्यूटी है, ये दूसरे की भी ड्यूटी है कि वो मुझे अफेक्ट ना करे, क्यों, क्योंकि उसके पास भी तो राइट है। समझ में आया? इफ समवन हैज अ राइट, so that person is also having a corresponding duty to protect or to conserve the other's right, है ना? कि अगर मैं कह रहा हूँ जज साहब मेरा राइट टू इक्वालिटी है, बट मेरी ड्यूटी क्या है कि मैं किसी और को डिस्क्रिमिनेट तो नहीं करूं जस्ट बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, सेक्स, कास्ट, क्रीड, राइट। कि वुमेन्स को मैं अलाउ नहीं कर रहा, मेल्स को मैं अलाउ कर रहा हूँ, मेंस को अलाउ कर रहा हूँ, बट मैं खुद चाह रहा हूँ कि भाई इक्वालिटी हो। तो ऐसे थोड़ी होगा। दैट इफ सपोज फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप एक और एग्जाम्पल की बात करूं, दैट मैं कह रहा हूँ जज साहब मेरा आई हैव अ राइट टू हैव अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट, राइट। मैं हर जगह चिल्लाऊंगा कि मेरा राइट है कि पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट होना चाहिए, बट मैं पहाड़ों पे जाके एक कहानी है कि वहां पे बाबा प्यासे हैं उनको पानी पिलाओ, तो वहां पे लोगों ने क्या कर रखा है, प्लास्टिक की बॉटल फेंक रही है, देखा है आपने? नहीं नहीं। लद्दाख के रास्ते जाते हुए, जब मैं जा रहा था लद्दाख, चलो बाद में बताऊंगा, बट हाँ, तो आई हैव अ राइट, क्या राइट, कि मैं इंजॉय करूं, बट आई हैव अ ड्यूटी ऑल्सो कि मैं उसको पोल्यूट ना करूं। कि जैसे मेरा राइट है, राइट टू हैव अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट, बट मेरी ड्यूटी भी तो है कि मैं पोल्यूट ना करूं। बट कुछ लोग क्या करते हैं, शीशा खोलते हैं, सीधा टिश्यू बाहर फेंक देते हैं, शीशा खोलते हैं चलती गाड़ी में, वो बाहर फेंक देते हैं बॉटल, चलती गाड़ी में नारियल पानी बाहर फेंक देते हैं। हाँ, किसी के सर में लग जाए वो डाइट। किसी के सर में, अरे कोई बाइक वाला फिसल जाए उस पे, सर पे कहाँ ही लगेगा, और नीचे थोड़ी है कोई लड़का नीचे कहाँ बैठा हुआ है कोई चढ़ेगा ना उस पे, तो किसी के सर पे तब लगेगा जब कोई नीचे हो ऑलरेडी, राइट। सो इफ आई हैव अ राइट आई ऑल्सो हैव अ कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूटी नॉट टू पोल्यूट, राइट। सो दीज आर द फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, मेरा राइट के साथ साथ ड्यूटी भी है, माय डियर स्टूडेंट, समझो इस बात को। सो विदाउट फुलफिलिंग माय ड्यूटी देयर इज नो मीनिंग ऑफ हैविंग अ राइट। कि मैं अगर अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा तो मैं अपना राइट भी क्लेम नहीं कर सकता। समझ में आया? राइट, कि अगर मैं खुद पॉल्यूट कर रहा हूं तो मैं वहां पे आदर्शवादी नहीं बन सकता कि लाओ जी मेरे को मेरा राइट दो, राइट। सो पीपल हैज टू कोऑपरेट विद द स्टेट। अगर स्टेट ने कुछ पॉलिसीज बनाई हैं कि यहाँ पे ऑड इवन वाले दिन पे चलना है, राइट। अब होता क्या है कि अगर कोई स्टेट ने नेगेटिव चीज बनाई है, लोग वही नेगेटिव ज्यादा करते हैं। जैसे बिहार में ड्राई स्टेट है, लोग सबसे ज्यादा दारू वही पीते हैं, क्यों? क्योंकि सरकार ने मना करा है, एंजॉय करेंगे हम, कहीं से लेकर आएंगे, है ना, राइट। अब मेरे को ऐसे क्यों पता चल रहा है, क्योंकि आई हैव स्टूडेंट्स हु आर जजेस ओवर देयर एंड दे टोल्ड मी सर मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस आर ऑफ दिस ओनली, राइट। ओके, कि शराब पकड़ ली गाड़ी में, वहां से बॉर्डर से आ रही थी, पकड़ लिया तो उसका चालान है, उसका आ गया है, और छोटा सा चालान है, मतलब चालान छोटा सा नहीं, केस छोटा सा है, बट चला रखे हैं, राइट। व्हेन आई वाज प्रैक्टिसिंग इन दिल्ली, तो ऐसा हुआ कि वो बॉटल्स भी कोर्ट में ले आया, कि इतनी सारी बॉटल्स हैं, राइट। तो जज साहब ने पुलिस ऑफिसर को डांटा कि भाई ये बॉटल्स लाने की क्या जरूरत थी कोर्ट में? ठीक है, आपने फोटोज प्रेजेंट कर दो, क्या जरूरत थी बॉटल्स लाने की, राइट होता है कोर्ट में, कुछ भी होता है। और शायद वो द्वारका कोर्ट, दैट वाज अ द्वारका कोर्ट, द्वारका इन दिल्ली। हाँ, नहीं, बट आप एक कार्टन ले आओ ना, आप इतने सारे कार्टन ले आए, जज के सामने प्रेजेंट कर दिया, और उसमें से भी खोल के दिखा रहा है जज साहब देखो ये नकली शराब, राइट। सो आई हैव अ राइट, आई ऑल्सो हैव अ ड्यूटी, राइट। बट इफ आई एम नॉट फॉलोइंग माई ड्यूटी आई कैन नॉट एक्सरसाइज माई राइट ऑल्सो। इज इट क्लियर? समझ में आया? सो पीपल हैव टू कोऑपरेट विद द स्टेट, दैट्स व्हाई वी विल बी एंजॉयिंग आवर राइट्स। अगर मैं खुद अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा तो मैं अपने राइट्स को भी क्लेम नहीं कर सकता। आप मुझे ही बोल दोगे ना, अरे सर आप इतना ज्ञान देते हो, आप लाइफ में तो आप खुद
सामान बाहर फेंक रहे हो, है ना? राइट, आप बोल सकते हो मुझे कि अरे सर हमने आपको देखा था, आपने नारियल पानी ऐसे उछाल के फेंका बाहर, दैट इज रॉन्ग, राइट? ओके, लग सकता है ना कि सारे उछाल के फेंका तो लग सकता है, प्रोजेक्टाइल लगेगा, राइट? एक बार 51A निकालो, टेक आउट 51A। आज भी सुबह कुछ हुआ, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। व्हेन आई वाज कमिंग, आज आई डोंट नो आज हो क्या रहा है, आज आज अजीब सा हुआ सुबह, है? हट गया? नहीं नहीं बेटा, ऐसे कैसे गया? देखो यहाँ कह रहे हैं पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज, 51A फंडामेंटल ड्यूटीज, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। अब पहला क्वेश्चन आता है इसमें कि जो फंडामेंटल ड्यूटी है ये सिटीजन्स पर लगता है या नॉन सिटीजन्स पे लगता है? तो ये सिटीजन्स पर लगता है। कोई फॉरेनर आके हम उसको नहीं बोलेंगे कि आप यू शुड अबाइड विद द कॉन्स्टिट्यूशन, यू शुड रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग। ही शुड, दैट इज अ मॉरल ड्यूटी बट नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, राइट? अब यहाँ लिखा है that it shall be the duty of every citizen of India to abide by the constitution and respect its ideals and institutions, national flag and the national anthem। अब यहाँ लिखा है टू अबाइड। अबाइड का क्या मतलब होता है? क्या? आर यू श्योर? तृप्ति से सर फॉलो, दिया से फॉलो, नतीशा से फॉलोड। So, since you are saying follow, so I will also follow. That is follow. Absolutely correct. To follow. Abide मतलब to follow. ठीक है? To abide by the constitution and respect its ideal. अब ideals का क्या मतलब है? क्वालिटी यूनिटी रिटर्न वो तो प्रिंसिपल्स है। हालांकि मैंने आंसर दे दिया है आपको, आप सही कह रहे हो। दैट इज तृप्ति एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। परंपरा प्रतिष्ठा फिलॉसफी, राइट? फिलॉसफी, फिलॉसफी, आइडियल्स, प्रिंसिपल्स, राइट? ओके, अब आगे लिखा है एंड इंस्टीट्यूशंस एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन एंड नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। ठीक है? तो वी शुड फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, वी शुड रिस्पेक्ट द फिलोसफी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग्स एंड नेशनल एंथम। आगे लिखा है टू चेरिश and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom। To cherish, to follow, cherish का मतलब क्या है? enjoy एंजॉय, ठीक है? टू एडमायर, राइट? अप्रिशिएट, एब्सोल्युटली करेक्ट। कि जो हमारा नेशनल फ्रीडम था, फ्रीडम स्ट्रगल था, उसको हमें एडमायर करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो हमारे जितने भी वो थे, क्या नाम है, फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने अपना बलिदान दिया। एंड नाउ वी आर से, वी कैन से दैट वी आर फ्री। बट आर वी रियली फ्री? क्या हम आज भी स्वतंत्र हैं अपनी सोच से? क्या आज भी मैं अगर कुछ बोलूंगा तो कोई मुझे उठा के जेल में तो नहीं डाल देगा, अगर मैं जर्नलिस्ट हूं तो? आप मेरा आइडिया समझ गए होंगे, समझ गए आइडिया? जर्नलिज्म, अगर कोई एंटी है तो उसको जेल में डाल देते हैं, राइट? तो मैं भी बड़े सोच समझ के बोल रहा हूँ कि अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो डू आई हैव अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इफ आई एम सेइंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, राइट? श्रेया सिंगल का आपको केस याद आया होगा, श्रेया सिंगल, आईटी एक्ट, नहीं याद? कोई बात नहीं, आई विल डिस्कस।
कोई बात नहीं, वहां पे भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, सेक्शन 66 एब्सोल्युटली करेक्ट मिस नतीशा, दैट हैज बीन डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आईटी एक्ट, श्रेया सिंगल का एक जजमेंट है, ठीक है, वो मैं बाद में आपके साथ डिस्कस करूंगा। यहाँ लिखा है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। सो ये हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, राइट? ओके, इज इट क्लियर? आगे लिखा है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। To uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India। अब प्रोटेक्ट से क्या मतलब है कि अगर सरकार बोले गौरव जी उधर आ जाओ, क्या नाम है, बॉर्डर लाइन पे, तो मुझे जाना पड़ेगा, आई हैव टू गो, दैट इज माय फंडामेंटल ड्यूटी, राइट? टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, दैट इज माय फंडामेंटल ड्यूटी, राइट? आई विल डेफिनेटली गो, है ना? चल, आगे लिखा है टू डिफेंड, not, I will not see, I have a contrary opinion, not because of, अगर कोई सरकार मुझे बोल रही है तो मैं देखूंगा कि वो सरकार का अपना पर्सनल एजेंडा है या एक्चुअली में रिक्वायरमेंट है, राइट? ओके, बिकॉज देर आर टू डिफरेंट थिंग्स। आपको पता चल गया होगा दैट some I am having different kind of opinions related to the सरकार, है ना? चलो, आगे लिखा है to defend the country and render national service when called upon to do so, वही सेम चीज, right? To defend the country and render national service when called upon to do so। ये भी सेम है, देखो, टू डिफेंड कि जब अगर मुझे बुलाया जाए मैं जाऊंगा, बट टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, कि ये भी मेरी फंडामेंटल ड्यूटी है कि सॉवरेनिटी को भी प्रोटेक्ट करना, सॉवरेनिटी दैट वी आर सुप्रीम, हमें कोई बाहर का आके कोई वो नहीं कर सकता, कॉलोनाइज नहीं कर सकता। इट इज माई ड्यूटी टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, राइट? इट इज माई ड्यूटी टू प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी, राइट? इट इज माई ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द यूनिटी। अगर कोई हमारी यूनिटी को भंग करने की कोशिश करता है तो मेरी फंडामेंटल ड्यूटी है कि मैं उनको रोकूं, प्रोटेक्ट करूं, राइट? एंड टू प्रोटेक्ट द इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, कि हमारे जो इंडिया की अखंडता, इंटेग्रिटी को अगर कोई डिस्टर्ब करता है, कोई गलत गलत बातें फैलाता है, तो उसको भी मैं प्रोटेक्ट करूं, सेफगार्ड करूं। और ये जो डिफेंड है, ये दैट इज द सर्विस बेसिकली विच दे मे कॉल अस, कि भाई साहब आप आ जाओ उधर, क्या नाम है, बॉर्डर पे, तो आई विल बी गोइंग अलोंग यू, राइट? आप भी चलोगे मेरे साथ? चलोगे, चलोगे बॉर्डर पे अगर जरूरत पड़े तो? हाँ, बताओ, दीपांशी, गुलफिशा, ईशानी, नतीशा, रूपल, सलोनी, प्रिया, तृप्ति। आई विल डेफिनेटली, मैं इनफैक्ट गया भी हूँ बॉर्डर पे, कौन सा है वो, सियाचिन, सियाचिन, सियाचिन बॉर्डर, यस, आई हैव गॉन देयर। लेह लद्दाख, लेह लद्दाख के आगे है लेह, है ना, बहुत आगे है, नुब्रा वैली से भी होते हुए आगे। आपकी ड्यूटी है उधर? अच्छा, सियाचिन पे, ओहो, शहीद हो गए, but it is a good thing that they have uh, चलो, I must appreciate, it is our fundamental duty, very good। आगे देखो, to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic, and regional or sectional diversities, to renounce practices derogatory to the dignity of women, right? तो यहाँ पर क्या है, that I have a duty to promote harmony, right? I have a duty to promote harmony and the spirit of common brotherhood, that same thing, कि अगर कहीं पर मुझे गलत चीज नजर आ रही है तो आई हैव अ ड्यूटी टू डू दैट थिंग,
प्रोटेक्ट दैट थिंग, है ना? इज इट क्लियर? अब आगे, टू फॉलो वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कॉम्पोजिट कल्चर। तो आई हैव अ ड्यूटी टू प्रिजर्व। अब बहुत से लोग मॉन्यूमेंट्स में लिख देते हैं सो एंड सो लव सो एंड सो, राइट? व्हाट इज दैट? That is also wrong. I have a duty not to pollute, right? To value and preserve the rich heritage of our composite culture, right? So I have a duty to protect, I have a duty to preserve the heritage and the composite culture. अब culture मतलब क्या? बताओ। संस्कृति जैसे कि उनकी रीति रिवाज है ना? राइट, कस्टम्स है। तो देर आर वेरियस, यू कैन से ट्राइबल ग्रुप्स, right, who is having different cultures. So it is our duty to protect these cultures also in order to have the unity. Otherwise अगर हम इसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो यूनिटी होगी नहीं, राइट? ब्रदरहुडनेस नहीं होगा, फ्रेटर्निटी नहीं होगी। इज इट क्लियर? और आगे लिखा है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैं एनवायरमेंट को भी क्या करूं, प्रोटेक्ट करूं, एंड टू हैव व्हाट, कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। बट लोग क्या करते हैं, जस्ट फॉर हैविंग फन, जो एनिमल्स हैं जैसे डॉग्स की टेल में बम लगा देंगे देखने के लिए कि देखो कितना मजा आएगा, राइट? तो वी हैव अ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट। इज इट क्लियर? आगे लिखा है, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, राइट? टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, टेम्पर मतलब टू एक्सप्लोर, ओके, ओवर हियर टू डेवलप द साइंटिफिक। बोलो बोलो। देखो ये आप कह रहे हो कि ये ड्यूटी कैसे हुई, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म and the spirit of inquiry and reform. So I will be, you are absolutely right, I believe. How it is going to be a duty, I will be checking it, right? I'll make a note of it. Just give me a minute. Anyone, if anyone of you wants to add over here, explore basically how it is duty. ठीक है, I made a note of it. तो इसको अभी छोड़ दो, फिर अभी टू डेवलप इन द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। देखो इसमें बेसिकली दैट वी शुड हैव दैट काइंड ऑफ माइंडसेट, राइट? यस, प्रिया सही लिख रही है, प्रिया कह रही है बीइंग एन ओपन माइंडेड, दैट वी शुड डेवलप दैट काइंड ऑफ माइंडसेट टू हैव अ पर्टिकुलर रिफॉर्म्स in the positive, that should be positive reforms, okay? सलोनी लिख रही है, ड्यूटी है कि लोग सोचे चीजों को, मुझे क्या करना, क्या लिखा हुआ, मुझे क्या करना वाला एटीट्यूड नहीं रखना है, बिकॉज इट विल नॉट लीड टू द डेवलपमेंट। यस, दैट वी शुड हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट, राइट? द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म टू डू समथिंग पॉजिटिव फॉर द सोसाइटी, for the Indian society, and this is the Indian citizens duty, right? You are absolutely right कि मुझे क्या करना, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, आपसे ही हम हैं। इज इट क्लियर? गुड। आगे देखो, लिखा है, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर वायलेंस। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, दैट इज कि पब्लिक प्रॉपर्टी को आप वो ना करें, डिस्ट्रॉय ना करें, एंड टू एब्जॉर वायलेंस, कि आप उसको वायलेंस को इग्नोर करें, मतलब इसको हटाएं, नॉन वायलेंस रहे, राइट? आगे, टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइज टू हायर लेवल्स ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट, कि जो आप कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से करें, ताकि जो सोसाइटी है, दैट कलेक्टिवली सोसाइटी विल बी डेवलप,
and the society collectively will develop, then the nation will be developing, right? Okay, to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement. Again, K, that who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child, as the case may be, what between the age of 6 to 14 years. तो 6 से 14 साल के बीच में लोग, अगर कोई बच्चा है तो वहां पे अपॉर्चुनिटीज देनी है आपकी, ये आपकी ड्यूटी है। किसकी ड्यूटी है? पेरेंट्स की या गार्जियन की, कि वो अपने बच्चे या वार्ड को अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे कि 6 से 14 साल के बीच में वो क्या कर सके, एजुकेशन ले सके, राइट? अब यहाँ पे एजुकेशन का है, और ये दिस वाज एडेड बाय 86th अमेंडमेंट एक्ट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पीटी। ये जो के क्लॉज है दैट वाज एडेड बाय 86, तो यू हैव टू रिमेम्बर। आपको याद था या देखा था? राइट टू एजुकेशन में ये कौन कौन से आर्टिकल है राइट टू एजुकेशन में? 21A और मैं बता बता रहा हूँ। हम कर रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटी, इसका आर्टिकल 51A, इसका हम पढ़ रहे हैं के, ठीक है? दिस वाज 86 अमेंडमेंट से ऐड हुआ है। दैट इज व्हाट, कि एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स, राइट? 6 से 14 साल के बीच में आपको अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी चाहिए बच्चों के लिए, ताकि वो एजुकेशन ले सके। दैट इज द फंडामेंटल ड्यूटी। अब नाउ दिस वी हैव टू कंपेयर विद आर्टिकल 21A, ठीक है? दिस आर्टिकल 21A वी विल बी करेक्टिंग इट विद आर्टिकल 14 इक्वालिटी, राइट? आर्टिकल 41, आर्टिकल 45 and article 46. These are DPSPs, right? Is it clear? तो DPSP का भी देख लो अभी, फिर इसको देख लेते हैं आगे चल के। और आर्टिकल 21A है तो इसके साथ आर्टिकल 21 भी आएगा, 21 भी आएगा। और यहाँ पे वर्ड इन्होंने यूज करा एजुकेशन, इन्होंने वर्ड लिटरेट यूज नहीं करा। दैट मीन्स व्हाट, कि अगर कोई लिटरेट है, इसका मतलब ये नहीं कि वो एजुकेटेड है, राइट? कि अगर मैं पढ़ा लिखा हूं बट आज भी मैं अपनी गाड़ी के बाहर सामान फेंकता हूं, तो मैं एजुकेटेड थोड़ी हूं। रीड और राइट नॉट एनी लैंग्वेज, इन हिज ओन लैंग्वेज। अब आप मुझे बोलो तेलुगु पढ़ो, तो मैं तेलुगु थोड़ी पढ़ सकता हूँ, तो मेरे को आप इलिटरेट बोलोगे? नॉट एनी लैंग्वेज, हिज लैंग्वेज, राइट? जरूरी थोड़ी कि मैं आपको बोलूंगा कि आप मलयालम पढ़ो। आपकी जो मदर टंग है दैट कैन बी हिंदी, दैट कैन बी इंग्लिश, राइट? आप वो पढ़ो, वो देखो कि आप पढ़ पाते हो नहीं पढ़ पाते हो, साइन कर पाते हो नहीं कर पाते हो, अपना नाम लिख पाते हो नहीं लिख पाते हो, राइट? ओके, अब आप मुझे बोलो कि सर आप हिंदी में एक पैसेज लिख दो, मैं ढंग से नहीं लिख पाऊंगा हिंदी में, क्योंकि हिंदी आती नहीं है। आती है तो फिर वो स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी, तो क्या आप मुझे इलिटरेट बोलोगे? नहीं ना? अरे कैसे? तो ऐसे नहीं होता ना, राइट? अब इसका आर्टिकल देख लो 41, 45 और 46। टेक आउट आर्टिकल 41, 45, 46। ये कह रहा है राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। तो यहाँ पे स्टेट शैल, व्हाट, स्टेट की ड्यूटी है कि वो प्रोवाइड करे एजुकेशन भी। ये लिखा है स्टेट शैल विद इन द लिमिट्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी
कि अगर उसका फाइनेंस अलाउ करे तो, Yeah. है ना, इकोनॉमिक कैपेसिटी, वही आ गया ना, रिसोर्सेस, राइट। अब ये मेरे टैक्स से इतना सामान क्या कर रहे हैं। अभी मैंने एक वीडियो देखा कि बारिश में क्या करते हैं, ये रोड बनाते हैं। अभी मैं दिलशाद गार्डन से आ रहा हूँ, राइट, तो वहां पे उन्होंने रोड पूरी टूटी पड़ी है, बट नाउ दे हैव स्टार्टेड मेकिंग द रोड। वाई? बिकॉज बारिश शुरू हो गई है, तो जैसे ही बारिश शुरू होगी रोड टूट जाएगा, फिर दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, राइट। तो इट सेज within the limits of the economic capacity and development, the state shall make effective provision for securing the right to work, for securing to education and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement, and in other cases of undeserved want। ठीक है, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे चल के, बट 41 में भी राइट टू एजुकेशन एक है। ठीक है, आगे 45 देख लो। ये कह रहा है प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 years, कि 6 साल से छोटे जो बच्चे हैं नर्सरी जाने के लिए, उनके लिए आपको प्रोविजन बनाने, मतलब वो बनाने चाहिए, लॉज, पॉलिसीज बनानी चाहिए कि वो स्कूल जाएं। यहाँ लिखा है द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 years। तो ये ऐड हुआ है, देख लेते हैं, आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर, यहाँ ऐड हुआ है 86 अमेंडमेंट, ये भी 86 अमेंडमेंट से है, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, 2002, तो इसको याद रखना, आपको एग्जाम देना है। ठीक है, 45 86 अमेंडमेंट। ठीक है, तो राइट टू एजुकेशन के जो मैंने आपको आर्टिकल दिखवाया ना, वो सारे ही हैं। ओके, इसके बाद 46 प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस, कि इनको भी आपको जो पॉलिसीज बनानी चाहिए। सो इट सेज द स्टेट शैल प्रमोट विद स्पेशल केयर द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शंस ऑफ द पीपल and in particular of the scheduled caste and the scheduled tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation। स्टेट को स्टेट की ड्यूटी है कि वो ऐसी पॉलिसीज बनाए कि जो वीकर सेक्शन है, राइट, डाउन ट्रॉडन सेक्शन है, इनके लिए एजुकेशन प्रोवाइड हो और उनका सोशल इनजस्टिस ना हो, एक्सप्लॉइटेशन ना हो। अब होता क्या है, मैंने अभी कुछ टाइम पहले, कुछ साल पहले देखा है, न्यूज देखी थी कि ये जो स्कूल, प्राइवेट स्कूल्स में दे हैव स्टार्टेड गिविंग एडमिशन टू द वीकर सेक्शन, to the SCs and STs and economic weaker, तो the school started doing this discrimination, कि बच्चों का अलग सेक्शन ही बना दिया, राइट, उनको नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं बिठाया, उनका अलग सेक्शन बना दिया, तो दैट इज अ डिस्क्रिमिनेशन। वहां पे अलग टीचर जा रहे हैं, दैट इज अ डिस्क्रिमिनेशन, राइट, इज इट क्लियर? तो ये भी डिस्क्रिमिनेशन है। तो अभी जब मैं रिजर्वेशन पे आऊंगा, आई विल बी गिविंग यू सो मेनी इंस्टेंसेस विच विल बी एन आई ओपनर फॉर यू। अभी कोर्ट में भी जो हो रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बताऊं अभी थोड़ा सा। कोर्ट में क्या होता है कि अगर कोई एक फॉरवर्ड कास्ट का जज है, तो उसके जितने भी एडवोकेट्स आएंगे वो सारे फॉरवर्ड कास्ट वाले आएंगे, कोई भी बैकवर्ड कास्ट वाला आने ही नहीं देगा। ये मैं बिहार यूपी की बात कर रहा हूँ, दिल्ली की नहीं। बिहार यूपी हो गया, एमपी हो गया, राइट, थोड़ा वो बैकवर्ड एरिया है एज कंपेयर टू दिल्ली एंड हरियाणा। तो बट जो बैकवर्ड क्लास से जो जज बना है, उसके पास कोई फॉरवर्ड कास्ट का कोई वकील नहीं जाएगा। उनको लगता है अरे ये तो डाउन ट्रॉडन है, राइट, ये ही विल नॉट बी लिसनिंग टू अस, राइट, तो उसके बाद सारे कौन से बैकवर्ड क्लास वाले एडवोकेट जाते हैं। तो ये फिर और प्रॉब्लम आती है कि ये लड़कियों से जजमेंट नहीं ले सकते लोग, वहां पे डिस्क्रिमिनेशन की। अगर कोई लेडी जजशिप है, उनके कोर्ट में नहीं जाएंगे, बोलेंगे अरे इनको क्या आता है, राइट। तो ये अभी भी चैलेंजेस हैं विच हैव द पीपल आर फेसिंग। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस रिजर्वेशन। अभी जब आई विल बी टीचिंग यू रिजर्वेशन, आर्टिकल 17 वगैरह जब मैं आपको करवाऊंगा, 16 15 हो गया ये, तो आई विल बी डिस्कसिंग यू इन डिटेल कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, इसको कैसे आप हटाए, एलिमिनेट करें, और इसमें क्या क्या गवर्नमेंट अभी कर रही है, राइट, दैट आई विल बी डिस्कसिंग।
शायद अभी लगेगा एक डेढ़ हफ्ता लगेगा वहां तक पहुंचने में, अभी तो ये धीरे धीरे चल रहे हैं। ठीक है, तो समझ में आया। तो हमारे पास आर्टिकल कौन कौन से आ गए? आर्टिकल हमारे पास आ गए, मैं दोबारा से लिखूं राइट टू एजुकेशन पे। एजुकेशन पे लिखूं तो फंडामेंटल राइट हमारे पास है 21A एंड 21। ठीक है, अगर डीपीएसपी की मैं बात करूं तो डीपीएस में क्या आ गया? 41, 45 और 46। अगर मैं फंडामेंटल ड्यूटी की बात करूं तो उसमें 51A क्लॉज के। ठीक है, इज इट क्लियर? तो ये तीनों में है, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी एंड डीपीएसपी। अब क्वेश्चन उठता है, यहां तक क्लियर है? तो फंडामेंटल ड्यूटी हमने अभी पढ़ा है, अभी डिस्कस नहीं करा, अब इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, बंद कर देते हैं इसको। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी। इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी, मिस्टर अमित आप बताओ, क्या जरूरी है हमें, और क्या ये एनफोर्सिएबल है? ये भी तो देखना है कि अगर मैं अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा, आप कोर्ट चले आओगे क्या? अगर कोई सर्टेन लॉ है तो ही जाओगे ना। हमें ये भी देखना है कि क्या फंडामेंटल ड्यूटी एनफोर्सिबल है जनरली। अभी हमें ये देखना, इस क्वेश्चन पे भी आएंगे, बट उस क्वेश्चन से आने से पहले हमें देखना है इंपॉर्टेंस कि फंडामेंटल ड्यूटी की क्या इंपॉर्टेंस है, मिस दिया। Availing the citizens of their duties. Avail करना होता है। ये तो डीपीएसपी की बात होगी ना बेटा, वो तो स्टेट की पॉलिसी की अवेयर करूं कि तुम्हारी ये ड्यूटी है। इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी इज कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट इफेक्टिवली हम इंश्योर कर सकें। अगर फंडामेंटल ड्यूटी नहीं होगा तो क्या मैं फंडामेंटल राइट है मैं ले सकता हूं? बताओ। मैं वही कह रहा हूं कि क्या अगर मैं अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा तो क्या मैं अपना राइट क्लेम कर सकता हूं? नहीं कर सकता ना। समझ में आया आपको? राइट, अगर मैं ड्यूटी नहीं निभा रहा तो क्या गवर्नमेंट मेरे लिए डीपीएसपी मतलब कोई ऐसे लॉज बना सकती है? मैं अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा, नहीं कर सकता। तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है दैट मेक्स फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी मोर इफेक्टिव एंड मोर मीनिंगफुल। तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है ना, दैट मेक्स व्हाट? मेक्स फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी मोर इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल। ब्यूटीफुल मत लिख देना इसको, मीनिंगफुल है। ठीक है, इज इट क्लियर? तो फंडामेंटल ड्यूटी अगर नहीं होगी तो हमारा तो हम ये फंडामेंटल राइट ढंग से क्लेम कर ही नहीं पाएंगे। यस, व्हाट आर यू टाइपिंग? अच्छा अच्छा अच्छा, घर से तो इट इज ओके, राइट। यस मिस्टर शाहरुख, समझ में आया? गुड। सो दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट ये हो गया दैट फंडामेंटल ड्यूटी मेक्स फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी मोर इफेक्टिव एंड मोर मीनिंगफुल। दूसरा, जो फंडामेंटल ड्यूटी है एंड डीपीएसपी है, राइट, टुगेदर दे आर अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। टुगेदर दे आर एन इंपॉर्टेंट टूल। टूल किस चीज के लिए? टू इंटरप्रीट द फंडामेंटल राइट। इंटरप्रिटेट नहीं करते हम कि फंडामेंटल राइट का क्या मतलब है। तो अगर फंडामेंटल ड्यूटी ना हो तो फंडामेंटल राइट को इंटरप्रिटेशन कर ही नहीं पाएंगे ढंग से। डीपीएसपी ना हो तो हम फंडामेंटल राइट को इंटरप्रिटेट नहीं कर पाएंगे। अब जैसे इंटरप्रिटेशन मतलब आर्टिकल 21 में लिखा है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, बट उससे हम ये भी तो इंटरप्रिटेशन करा है कि राइट टू लाइफ ऑल्सो इंक्लूड्स डिग्निफाइड लाइफ, राइट। ओके, तो ये फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएसपी
एक टूल के तरह हम यूज करेंगे इन ऑर्डर टू हैव अ इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। तो क्या मैं इस कंक्लूजन में पहुंच सकता हूं कि ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? दी इज फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। तो ये एक ट्राइंगल के तीनों क्या है, वर्टिसेस है, राइट? So mixing of these three, fundamental duty, fundamental rights, directive principle of state policies, mixing of these three will, ये फोन वोन बज रहा है क्या किसी का? ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। सो मिक्सिंग ऑफ ऑल दीज थ्री विल गिव अस अ फ्रेटर्निटी, है ना, राइट? कि फंडामेंटल राइट भी है हमारे पास, फंडामेंटल ड्यूटी भी है, निभा रहे हैं हम सारी चीजें, और डीपीएसपी स्टेट भी इफेक्टिव काम कर रहा है ये सारी चीजें के लिए, तो हमारे पास तो फ्रेटर्निटी आ जाएगी, राइट? सो दिस ट्राइंगल वी कैन से दैट दिस इज ट्रिनिटी, राइट? दिस ट्राइंगल इज कॉल्ड एज अ ट्रिनिटी, क्योंकि अगर इसमें से एक भी हटा दिया हमने तो वी कैन नॉट अचीव द फ्रेटर्निटी। अगर इसमें फंडामेंटल राइट हटा दो आप, या डीपीएसपी हटा दो आप, या फंडामेंटल ड्यूटी हटा दो, क्या हम ब्रदरहुडनेस ला पाएंगे, एकता ला पाएंगे, यूनिटी ला पाएंगे? देयर विल बी नो फ्रेटर्निटी। सो द फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी एंड डीपीएसपी shall together provide an effective working of constitution। तो ये तीनों को एक साथ चलना पड़ेगा ताकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से वर्क कर पाए। समझ में आया? अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करे तो मैं किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन भी तो ना करूं, आई हैव अ ड्यूटी, राइट? और नॉन डिस्क्रिमिनेशन के लिए लॉ बनाने चाहिए, उसके लिए डीपीएसपी है। समझ में आया? इज इट क्लियर? सो 42nd अमेंडमेंट मेड दिस very explicitly clear that these are our fundamental duty। पहले नहीं था, बट इसको explicitly लिख दिया कि जो आप पूछते थे पहले कि कहां लिखा है कहां लिखा है, अभी लिखा है, अब आपको परफॉर्म करना है, राइट? इज इट क्लियर? नाउ द क्वेश्चन इज एनफोर्सिबिलिटी। एनफोर्सिबिलिटी, एनफोर्सिबिलिटी किस चीज का? एनफोर्सिबिलिटी ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी। अब आप मुझे बताओ, जैसे हमने पढ़ा आर्टिकल 30, मतलब पार्ट 3 जो है, जैसे कि हमारे फंडामेंटल राइट, उसको तो हम एनफोर्स करवा सकते हैं, कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में, आर्टिकल 32 के हिसाब से, या हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 में, या अगर हम डीपीएसपी की बात करें तो उसको करंटली हम एनफोर्स नहीं करवा सकते, आर्टिकल 37 ही कहता है। बट फंडामेंटल ड्यूटी, क्या हम इसको एनफोर्स करवा सकते हैं या करवाना चाहिए, और अगर है तो कहाँ लिखा हुआ है, बताओ? करवाना चाहिए, पहले इस पे जवाब दो। क्या फंडामेंटल ड्यूटी को एनफोर्स करवाना चाहिए? यस और नो? सोचो, थिंक। सलोनी सेज नो सर। अरे, क्यों नहीं करवाना चाहिए? मतलब मैं तो ऐसे नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट नहीं करूं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं नहीं खड़ा हूं एंथम में तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई मुझे खड़ा कर देगा, नहीं सर ऐसे नहीं करते, खड़ा होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सिनेमा में, अभी उस पर भी आऊंगा केस पर, जिंदल केस है एक, राइट, उस पर भी आऊंगा कि वहां पे सिनेमा में आपका नेशनल एंथम चलाते थे तो कुछ लोग खड़े होते थे, कुछ नहीं खड़े होते, पहुंचिए मैटर सुप्रीम कोर्ट, राइट? तो क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या फंडामेंटल ड्यूटी को एनफोर्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑफलाइन भी बता सकते हैं, ऑनलाइन भी बता सकते हैं। सलोनी says, let me read. Natisha says yes. Saloni says, अगर इमरजेंसी के टाइम किसी को बॉर्डर पे जाना हो तो उसे फोर्स ना किया जाए। ये ये पर्सनल चीजें नहीं आनी चाहिए बेटा। जरूरी नहीं है कि आपको आर्म लेके जाना है बॉर्डर पे, आपको वहां पे लोगों की शायद मदद भी करनी पड़ सकती है। हाँ, जरूरी नहीं है आपको AK-47 या ये कुछ राइफल दे देंगे, आपको एज अ हेल्प भी करने के लिए बुलाया जा सकता है।
लड़ाई नहीं करनी होती है हमेशा, ठीक है। Non-violence का भी है। सो द आंसर इज कि एनफोर्सेबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप नहीं करवाओगे तो कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, कोई भी अप्रिशिएट नहीं करेगा, किसी में पेट्रियोटिज्म नहीं आएगी, राइट। पेट्रियोटिज्म मेरे मुझ में नहीं आएगी, मैं भी फिर हॉइस्ट नहीं करूंगा, फ्लैग को लगाऊंगा नहीं, राइट। ओके, तो ये एनफोर्सेबिलिटी होनी चाहिए, बट एकदम से नहीं लाएगा कोर्ट। और जो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट अपॉन एनफोर्सेबिलिटी की क्या होनी चाहिए या नहीं होना चाहिए, राइट। अगर है तो कहां पर है, जैसे आर्टिकल 32 में है कि फंडामेंटल राइट हम एनफोर्सिएबल है, राइट। और आर्टिकल 37 कहता है कि डीपीएसपी एनफोर्सेबल नहीं है, बट फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में क्या है, तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट, राइट। सो देयरफॉर द फंडामेंटल ड्यूटी शुड बी एनफोर्स्ड through some special legislations, should be enforced through some special laws। कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लगा दिया, लेकर आ गए कि क्या, कि आपको यहाँ से पेड़ नहीं काटने हैं, आपको यहाँ पे हंटिंग नहीं करनी है, आपको यहाँ पे ब्लैक बक नहीं मारना है। समझ गए ब्लैक बक? नहीं समझे? समझ गए? बताओ आप, बता दो। है क्या क्या क्या? हाँ तो क्या उसका केस नहीं समझे आप? क्या क्या समझे बताओ। ऐसे ओपनली नहीं बोलते हैं। हाँ तो मेरा इट इज ओके। तो इसमें केस लॉ है, बट मैं सोच रहा हूँ ये आपको कल ही करवाऊँ। हाँ, इसमें एक नवीन जिंदल वाला केस है 2000, हाँ नेशनल एंथम का ही है ये। एक और केस लॉ है दैट इज बिजॉय इमैनुअल है, स्कूल वाला ही है ये। एक और केस लॉ है दैट इज बिजॉय इमैनुअल, तो स्कूल के बच्चे हैं, उन्होंने नेशनल एंथम गाने से मना कर दिया था, राइट। अभी 2023 का भी एक केस है, 23 नहीं 2017 या 18 का एक केस है, वो भी मेरे को अभी आपको बता रहा। तो अभी जो केसेस आएंगे ये इंपॉर्टेंट है फॉर योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फॉर योर मेंस, राइट। तो दिस आई विल बी टेकिंग इन आवर नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो अभी मेरे को आपको जो आगे बताना है वो केस लॉ लिख लो, दैट इज रघुनाथ मिश्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एमसी में तो कर सकते हैं टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एमसी में तो हर जगह आ जाएगा, एमसी मेहता नहीं है बेटा, रघुनाथ मिश्रा है। हाँ इन्होंने मेहता लिया है बीच में ना, कोई बात नहीं। रघुनाथ मिश्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसके ऊपर यहाँ पे बताया गया था कि क्या फंडामेंटल ड्यूटी को एनफोर्सिएबल है, और अगर नहीं है तो कैसे एनफोर्स करा जा सकता है। सो बाय हैविंग अ स्पेशल लेजिस्लेशन, राइट। ओके, स्पेशल लॉ लाएंगे, हम लोगों को जागरूक करेंगे, राइट। पंचायत लगाएंगे, रेडियो पे बताएंगे, न्यूज़पेपर में इश्तिहार देंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे। वी विल बी डूइंग सो मेनी थिंग्स, राइट। बेसिकली अवेयरनेस होनी चाहिए, राइट। और अगर ये तीनों एक साथ वर्क करती हैं, देन वी कैन से दैट वी आर proceeding towards the betterment of the society, right? So with this note I'm concluding it over here, but before that you please tell me that do you have any doubt or any questions in today's class? If it is clear, then give me a thumbs up, final thumbs up। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑफलाइन क्लियर है, ऑनलाइन तृप्ति ठीक है, प्रिया ठीक है, एंड रूपल, रूपल ठीक है, सलोनी, नतीशा, ईशानी, गुलफिशा, ठीक। So let me close this recording. We shall meet on Monday. Okay. Thank you so much. God bless you.